नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें हमने अब तक गुप्त काल तक के 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 11th चैप्टर वर्धन वंश को शुरू करेंगे, तो आप बने रहिए अंत तक। और इस वीडियो में हम वर्धन वंश को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो करते हैं शुरू। इसका पहला क्वेश्चन, इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया? तो राजगद्दी संभालने के लिए हर्षवर्धन को उन्हीं ने आमंत्रित किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा में पित्तल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया? तो नालंदा में पित्तल की चद्दरों से निर्मित जो मठ है उसका निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का क्या प्रयोग था? तो कंचुकी नामक जो पद था वो अंतःपुर के प्रभारी को कंचुकी कहा जाता था। तो अंतःपुर का जो प्रभारी था, यह इस पद का नाम कंचुकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो यह बात गलत है। चीनी यात्री फायान है जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। तो यह बात भी गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें जो दोनों ही गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री फायान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट करने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की तीर्थ यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ह्वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम शीलभद्र था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ह्वेनसांग के समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। उसने इसी महापंडित से बौद्ध ग्रंथों तथा योग शास्त्र का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने मुक्त कुंठ से इनकी प्रशंसा करते हुए शीलभद्र को सत्य व धर्म का भंडार कहा। उनकी मृत्यु ह्वेनसांग से मुख से निकला कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया है, संसार सागर से पार उतारने वाली नौका जाती रही। शीलभद्र ने आर्य बुद्ध भूमि नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी है। एक तरफ हर्ष के दरबारी और दूसरी तरफ उनके जो है पद के नाम दे रखे हैं। तो इनमें हमें सम्मिलित करना है कि कौन सा दरबारी किस पद पर आसीन था। तो अवंती अवंती जो थे ये युद्ध मंत्री थे। सिंहनाद जो है सेनापति थे। कुंतल कुंतल जो अश्वरोही सेना का प्रधान और भांडी है, भांडी जो हर्ष के दरबार में प्रधानमंत्री थे। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष को सकलोतरापथनाथ कहा गया? चालुक्य अभिलेखों में, हर्षचरित अभिलेखों में, सीयू के बिल में या रत्नावती में? तो ये बोनस क्वेश्चन है। चालुक्य अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरपथनाथ कहा गया। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में ज्ञात होता है कि हर्ष सारे उत्तरापथ का उत्तरी भारत का स्वामी सकलोतरपथनाथ था। चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के 23वें श्लोक में उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय का उल्लेख है जो सकलोतरापथनाथ हर्षवर्धन के ऊपर की जाती है। चालुक्य लेखों और बाण भट्ट के हर्षचरित में हर्ष को सकलोतरपथ संपूर्ण उत्तरापथ का अधिपति कहा गया। विद्वान जो हर्ष के दरबार में नहीं था, तो इनमें से कौन सा विद्वान है जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? बाण भट्ट, मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट, ये तीनों जो हर्ष के दरबारी विद्वान थे, लेकिन मयूर शर्मन जो है ये हर्ष के दरबारी विद्वान नहीं थे। स्वयं विद्वान होने के साथ साथ हर्ष विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में निम्न विद्वान थे। गद्य साहित्य के लेखकों में बाण भट्ट का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हर्षचरित तथा कादम्बरी है। हर्षचरित की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। कादम्बरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट तथा सबसे बड़ी रचना है। इसके 2 भाग है, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। प्रथम भाग की रचना स्वयं बाण ने की
उत्तर कादम्बरी की रचना उसके सुयोग्य पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने किए थे। इस ग्रंथ में चंद्रपीड़ तथा कादम्बरी की प्रणय कथा के साथ साथ अन्य कई पात्रों पुंडरीक, महाश्वेता, वैशंपायन का भी सुंदर वर्णन है। प्रकृति के मधुर तथा रौद्र दोनों रूपों का वर्णन उन्होंने अत्यंत निपुणता के साथ किया है। गद्यकार के रूप में बाण भट्ट निसंदेह संस्कृत साहित्य के सम्राट है। चंडी शतक तथा पार्वती परिगण की रचना का श्रेय भी बाण भट्ट को ही जाता है। हर्ष की सभा में मयूर भट्ट नामक प्रसिद्ध कवि भी था। अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया था। तब उसने सूर्य की स्तुति में सूर्य शतक 100 श्लोकों की रचना की थी। मयूर शतक भी उनकी एक अन्य प्रमुख रचना है। मातंग दिवाकर जैसा सिद्धहस्त लेखक भी उसके दरबार में था। यह चांडाल था, परंतु अपने कविताओं के कारण बाण तथा मयूर की श्रेणी में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के प्रशासन में स्थपित नामक अधिकारी था। तो स्थपित नामक जो अधिकारी था वो रनिवास के कर्मचारियों का जो निरीक्षक था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित में भास्कर वर्मन किस राज्य के राजा थे? तो जो भास्कर वर्मन है ये असम के राजा थे। कामरूप असम का राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था तथा उसने हर्षवेग नामक अपने राजदूत के माध्यम से हर्ष से मैत्री संबंध कायम किया था। हर्ष के जीवन काल तक वह उसका मित्र तथा सहायक बना रहा। सीयूकी से ज्ञात होता है कि वह एक बार ह्वेनसांग भास्कर वर्मा के दरबार में ठहरा हुआ था, तो हर्ष ने उसे बुलाने के लिए अपना दूत भेजा। भास्कर वर्मा ने कहला भेजा कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। इस पर हर्ष अत्यधिक क्रोधित हुआ तथा उसने उसका सिर तुरंत भेजने को कहा। इसे सुनकर भास्कर वर्मा अत्यंत भयभीत हो उठा तथा चीनी यात्री के साथ हर्ष के सम्मुख स्वयं उपस्थित हुआ। ह्वेनसांग बताता है कि वह प्रयाग और कन्नौज के समारोह में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन है और कारण ब। कथन है, सकलोतर पथेश्वर उत्तर के सभी क्षेत्रों के युद्ध सदृश स्वामी का विशेषण हर्ष को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा दिया गया। तो यह बात सत्य है। कथन ब, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की प्रशंसा करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने हर्षवर्धन की स्तुति की। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें अ और ब जो दोनों ये जो सत्य है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान जो हर्ष से संबंधित है? तो हर्ष से संबंधित जो स्थान है वो स्थानेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी सीमा रेखा बनी। नर्मदा नदी जो किसकी सीमा रेखा बनी? तो नर्मदा नदी हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्यों के मध्य थी। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्यों की जो सीमा थी वो नर्मदा नदी थी। हर्ष का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध दक्षिणी भारत के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ रहा। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर विस्तार करना चाहता था, फलतः दोनों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो गया। नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। 2 नंबर ऑप्शन। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन पर जो हर्ष को विजय प्राप्त हुई थी वो 618 ईस्वी में किए थे। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता। यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का एहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है, अतः इस युद्ध का समय 618 मानना अधिक तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग का चयन कीजिए। हर्षवर्धन द्वारा राजधानी का परिवर्तन बताए। तो हर्षवर्धन ने राजधानी जो वो थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तन की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है।
कन्नौज में अपनी बहन राज्यश्री के संरक्षक के रूप में रहा। चीनी ग्रंथ फेंगचिह के अनुसार हर्ष तथा राज्यश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। हर्ष के कन्नौज पर राज्याधिकार की तिथि 606 ईस्वी मानी जाती है। कन्नौज तथा थानेश्वर राज्यों की विस्तृत सीमाओं पर शासन प्रारंभ करने के उपलक्ष्य में उसने एक नवीन संवत हर्ष संवत 606 ईस्वी चलाया। कन्नौज उस विजयगुसु सम्राट के लिए अपेक्षाकृत अधिक केंद्र स्थानीय तथा महत्वपूर्ण नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। 1 नंबर ऑप्शन। चीनी सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य में भेजे गए राजदूत को कि दुर्भाग्य से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही उसकी राजधानी थानेश्वर पहुंच सके। तो वो कौन से चीनी दूत थे? तो वो चीनी दूत है वांग ह्यूत्से। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। वांग स्वात से जो 3 बार भारत आने वाले जिन चीनी यात्रियों ने चीन से भारत की यात्रा की उनमें बौद्ध भिक्षु तथा राजनयिक दोनों श्रेणियों के यात्री थे। 7वीं शताब्दी में तांग सम्राटों द्वारा भारत भेजे गए अनेक राजनयिकों में एक वांग स्वात्से था। उसने लिखा है कि चूंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ इसलिए आपका एक अनुचर होने के नाते मुझे 3 बार वहां भेजा गया है। सर्वप्रथम 643 ईस्वी में ली ई पियाओ के नेतृत्व में भेजे गए दूत मंडल के सहायक के रूप में भारत आया। तिब्बत तथा नेपाल होते हुए उन्होंने भारत की यात्रा की। उसने बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक तीर्थों का दर्शन किया। उसने कहा कि यह मेरा अप्रत्याशित सौभाग्य था कि मैं पूज्य के पद चिन्ह बुद्ध देख सका। सन 647 ईस्वी में वांग स्वात से दूत मंडल के प्रमुख के हैसियत से भारत आया। चीनी स्रोत के अनुसार इस राजदूतावास पर अरुणास नामक सेनापति ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण में वांग स्वात्से तथा जियांग सीरेन को छोड़कर अन्य सभी मारे गए। अरुणास ने हर्ष जिसकी 647 ईस्वी में मृत्यु के बाद कन्नौज पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया था। वांग स्वात्से ने तिब्बत, नेपाल तथा असम से सेना एकत्रित कर अरुणास पर हमला बोल दिया तथा उसे बंदी बनाकर चीनी सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया। वांग स्वात्से 657 से 661 ईस्वी के मध्य तीसरी बार भारत आए थे। हर्षवर्धन ने चीन को अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। तो हर्षवर्धन ने प्रतिनिधि मंडल कब भेजा था? तो हुएन की यात्रा के पश्चात है जो हर्षवर्धन ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था। चीन के साथ मैत्री संबंध की स्थापना मातवान लिन इन संबंध में विवरण देता है। चीनी स्रोतों में हर्ष को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया। बाह्य देशों में चीन के साथ हर्ष का मैत्री संबंध स्थापित हुआ। वर्ष 641 ईस्वी में चीनी सम्राट ताइसुंग के दरबार में हर्ष ने एक ब्राह्मण दूत भेजा। प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने 3 चीनी दूत मंडल भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी सम्राट ताइसुंग ने हर्षवर्धन के राज्य दरबार में कितने दूत भेजे? तो 3 दूत। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो बांसखेड़ा ताम्र पत्र के अनुसार जो हर्षवर्धन है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। मधुवन तथा बांसखेड़ा लेख, नालंदा मोहर तथा सोनीपत मुद्र में हर्ष को परम महेश्वर शिव का भक्त कहा गया है। हर्षचरित के अनुसार शशांक के विरुद्ध अभियान से पूर्व ही इसने नील लोहित शिव की पूजा की। हर्ष की स्वर्ण मुद्रा फरुखाबाद से प्राप्त एवं शिव पार्वती के चित्र अंकित है। राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व हर्ष शैव था, अतः हर्ष का व्यक्तिगत धर्म शैव ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताम्र पत्र पर हर्ष के लिए परम महेश्वर उपाधि अंकित है? तो परम महेश्वर जो उपाधि है ये बांसखेड़ा के ताम्र पत्र पर उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह वर्णित है कि शशांक हर्षवर्धन द्वारा पराजित हुआ? तो हर्षवर्धन द्वारा जो शशांक पराजित हुआ इसका उल्लेख आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। सेकिया फेंगचे नामक चीनी साक्ष्य के अनुसार हर्ष ने कुमार राज असम का भास्कर वर्मा के साथ मिलकर बौद्ध धर्म विरोधी शशांक को नष्ट किया गया। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से भी शशांक की पराजय के संकेत मिलते हैं। उसमें कहा गया कि है अक्षर से प्रारंभ होने वाला राजा हर्ष पूरे भारत की ओर बढ़ा तथा कुंडवर्धन जा पहुंचा, जहां दुष्ट कर्मा सोम शशांक को पराजित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महामोक्ष परिषद का मुख्य तिथि कौन था? तो महामोक्ष परिषद का मुख्य तिथि है जो ह्वेनसांग था। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। प्रयाग महामोक्ष परिषद। यद्यपि अपने उत्तरकालीन जीवन में हर्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तथापि वह एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। हर्षचरित में कई स्थानों पर ब्राह्मणों के प्रति उसकी उदारता का उल्लेख है। हर्ष के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना प्रयाग की पंचवर्षीय महामोक्ष परिषद थी। ह्वेनसांग जिस प्रयाग सम्मेलन में उपस्थित हुआ वह हर्ष के शासनकाल का छठा सम्मेलन था। उसके पूर्व 5 अन्य सम्मेलन 5-5 वर्ष के अंतराल से प्रयाग में आयोजित हो चुके थे। छठी महामोक्ष परिषद कनौज महासभा के तुरंत बाद 643 और 644 ईस्वी में आयोजित की गई। यह सम्मेलन 75 दिन तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? तो हर्ष ने 2 महान धार्मिक जो सम्मेलन है, एक कनौज में और दूसरा प्रयाग में किया था। तो ब और द 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की? तो विशाल बौद्ध विहार की स्थापना जो नालंदा में की थी। बौद्ध धर्म तथा हर्ष। हर्ष ने कश्मीर नरेश से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त कर कनौज में एक विहार स्थापित करवाए। नालंदा बौद्ध विहार में 100 फीट ऊंचे कांस्य मंदिर का निर्माण किया। उड़ीसा में महायान को प्रतिष्ठित करने के लिए नालंदा के महायानी प्रचारकों को उड़ीसा भेजा। प्रतिवर्ष वह समस्त बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था तथा 21 दिन तक खूब अतिथि सत्कार करता था। ह्वेनसांग के अनुसार उसने गंगा तट पर 1000 स्तूपों का निर्माण करवाया जो 100 फीट ऊंचे थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव से पंच भारत में मांसाहार तथा जीव हिंसा का निषेध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे वो शीलभद्र थे। वाटर्स महोदय के अनुसार हर्ष साम्राज्य की भूमि की आय का चतुर्थ भाग विद्वानों को प्रोत्साहित करने में व्यय करता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आचार्य शीलभट्ट तत्कालीन कुलपति था। हर्ष ने 1000 गांव की आय को नालंदा महाविहार का खर्चा चलाने के लिए दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही है? ह्वेनसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। तो यह बात सत्य है। ह्वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया, यह बात भी सत्य है। फायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की। तो फायान ने, ये बात है जो गलत है। तो ए और ब जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी साक्ष्य हर्ष के इतिहास का साक्ष्य नहीं है? तो सीयू की से किया फेंग चे फा युआन चू लिन, ये जो तीनों जो ग्रंथ है ये हर्ष के इतिहास का साक्ष्य देते हैं, लेकिन फोगुओजी ये जो है हर्ष के इतिहास के कोई जानकारी हमें इसे नहीं मिलती। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था? तो हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। वल्लभी का राज्य आधुनिक गुजरात में स्थित था। वहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था, जिसे दुर्लभ भट्ट या ध्रुव भट्ट भी कहा जाता है। हर्ष ने उस पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। ध्रुवसेन ने भागकर भड़ोच के गुर्जर शासक ध्वज द्वितीय प्रशांत राग के दरबार में शरण ली। हर्ष वल्लभी युद्ध 629 से 40 ईस्वी के मध्य किसी वर्ष लड़ा गया। ध्वज द्वितीय के 2 दान पत्र केरा या संखेड़ा से मिले हैं जो क्रमशः 629 और 639 ईस्वी के हैं। इसका उल्लेख जय भट्ट तृतीय के नौसारी दान पत्र बड़ौदा 607 ईस्वी का में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न में से किन राज्यों का शासन रहा? तो गुप्त वंश के पतन से लेकर और हर्ष का शासनकाल शुरू होने के मध्य का जो काल था उसमें जो मगध के गुप्तों का शासन रहा, इसके अलावा थानेश्वर के पुष्य भूतियों का शासन रहा, इसके अलावा कन्नौज के मोखरियों का शासन रहा और वल्लभी के मैत्रकों का शासन रहा। इनका जो शासन है ये उत्तरी भारत में शासन रहा था। देवगिरी के यादव और मालवा के परमार ये दक्षिणी भारत के राजवंश थे।
तो उत्तरी भारत के राजवंश में मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रिक। ऐसे दे और रे जो इसका राइट आंसर होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। गुप्तकालीन प्रमुख राजवंश, गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख राजवंश, मगध व मालवा का उत्तर गुप्त राजवंश, मालवा का ओलिकर वंशीय यशोवर धर्मन, कन्नौज का मौखरी वंश और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। तो प्रयाग, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण निवासी था। तो कवि बाण कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का नहीं, भोजपुर का भी नहीं, थानेश्वर का भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट जो मूलतः प्रीतिकूट गांव के वात्सायन गोत्रीय तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों से संबंधित था। उसने अपने भाइयों मुख्यतः श्यामल की इच्छा पर हर्षचरित नामक काव्य संग्रहित किया, जो सर्वद्वीप भुज महाराजा धीराज हर्ष की जीवन गाथा है। हर्ष व बाण भट्ट की पहली मुलाकात अचिरावती नदी पर स्थित मणितारा स्कंदवार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा व संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़कें व नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये तो बात गलत है। 2 नंबर ऑप्शन। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी की भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये बात है जो सत्य है। व्यापारियों को 9 घाटों व नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये बात भी सत्य है। तो बे और से जो इसके राइट आंसर है, बे और से 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं 2 बार चोर डाकुओं के चुंगल में फंस चुका था। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री की वस्तु आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? तो हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को दूत के रूप में भेजने वाले राजाओं के नाम है ताई सुंग नहीं, केयून ये भी गलत है, तुंग कुआन ये भी गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्वेनसांग चीन के तांगवशी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध नगर था वह मथुरा था। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन जो 606 से 647 तक भारत रहा था के समय भारत आया, उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां की व्यापार था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में ह्वेनसांग को याद करने के लिए उनकी मुख्य कारण उनकी रचना है। तो उन्होंने सीयू के नाम से जो ग्रंथ लिखा था, उसकी वजह से आज ह्वेनसांग को भारत में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी। कौन से जो चीनी यात्री थे जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी? तो वे यात्री थे ह्वेनसांग। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जो यात्रा विवरण है ये ह्वेनसांग का है। व्याख्या, हर्ष के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध के पवित्र स्थानों का दर्शन करना तथा बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना था।
चीन पहुंचने के पश्चात उसने सीयू के शीर्षक से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इसमें 138 देशों का वर्णन है। सीयूकी का सैमुअल बिल ने सीयू बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। वाट्सर महोदय ने इसे परिशुद्ध करके पुनः अंग्रेजी में अनुदित किया। ह्वेनसांग के मित्र हविली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। 637 ईस्वी में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा में उसने 18 माह तक निवास कर कुलपति शीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन किया तथा इस विषय पर एक पुस्तक लिखी। 638 में वह धान्य कटक में रुककर पल्लव राज्य की राजधानी कांची पहुंचा। उसकी दक्षिण यात्रा का यह अंतिम नगर था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन महामल था। यहाँ से मुड़कर वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज्य मोहोलचम महाराष्ट्र आया। यहाँ से वह भड़ोच गुर्जर राज्य मालवा तथा वल्लभी गया। वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय को वह हर्ष का दामाद बताता है। तत्पश्चात आनंदपुर सौराष्ट्र भीनमाल अथवा पोलिय तालु बेराट होता हुआ सिंध पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो हर्ष ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? इसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। जो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इन तीनों की रचनाएं हर्ष ने की थी। लेकिन जो हर्ष चरित है इसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी, बाण भट्ट ने की थी। ये बात स्पेशल ध्यान रखना, हर्ष चरित जो हर्ष की रचना नहीं है। हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसे साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष को 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चीनी यात्री इत्सिंग ने नागानंद नाटक के मंचन की चर्चा अपने वृत्तांत में की। राजा शिलादित्य हर्ष ने बोधिसत्व जिमुतवाहन की कहानी पद्यबंध करके रंगमंच पर अभिनीत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनके संस्थापक दे रखे हैं। तो कौन से हैं, जो किस राजवंश के संस्थापक कौन है? उत्तरगुप्त का संस्थापक कृष्णगुप्त है। मौखरी का संस्थापक अश्वपति है। पुष्यभूति का संस्थापक है जो नरवर्धन है। और वर्मन राजवंश का जो संस्थापक है वो पुष्यवर्मन है। तो ये चारों ही ऑप्शन सुमेलित है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युआन चुआंग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था? तो युआन चुआंग जो हर्ष के अलावा कश्मीर नरेश से, कांची नरेश से और वल्लभी नरेश से मिला था, लेकिन वो गौड़ नरेश से वानसांग वेनसांग नहीं मिला था। निम्न में से किस परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? तो परम सौगात की उपाधि है जो राज्यवर्धन को प्राप्त थी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक में नाटक गर्भ नाटक का प्रारंभ किया था। तो इसकी युक्ति का जो प्रारंभ किया था ये हर्ष ने किया था। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। उसने अपने नाटक प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक के रूप में एक नई विधि को प्रारंभ किया जिसे गर्भ नाटक यानी नाटक में नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। कथन आर, कुछ मुद्राएं जो अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मानुयायी बताती है हर्ष का शैव धर्म के प्रति समर्पित करती है। तो यह बात भी सही है। तो ए और आर है जो दोनों सही है, लेकिन एक ही है जो सही व्याख्या आर नहीं है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नामों को तिथि क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, यशोमती, नरवर्मन, पुष्यभूति और राज्यश्री। तो इनमें जो सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है। सबसे पहले पुष्यभूति, उसके बाद नरवर्मन, नरवर्मन के पश्चात यशोमती और यशोमती के पश्चात राज्यश्री। यशोमती प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। वर्धन वंश के प्रथम 4 शासकों में नरवर्धन जो है सबसे पहले आते हैं। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं क्योंकि पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना
6वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तथापि उपयुक्त अभिलेख उसकी पराजय का वर्णन करता है, तो ये बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कादम्बरी की रचना करने वाले थे। तो उत्तर कादम्बरी की जो रचना की थी वो कवि भूषण ने की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। कादम्बरी बाण भट्ट की अमर कृति है। कादम्बरी को बाण भट्ट पूरा नहीं लिख पाए, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पूर्व भाग बाण भट्ट ने लिखा तथा उत्तर भाग जो भूषण भट्ट ने लिखा था। तो ये था दोस्तों वर्धन वंश का एक छोटा सा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर जो 12th नंबर चैप्टर है वो करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।